अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेनिस एंड फर्ब शो के बारे में और इसको शुरू से आखिर तक तफसील से कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंस डॉफलिनशमर्ट्स की। फेनिस एंड फर्ब के अहम किरदारों में से एक ऐसा पस मंज़र कहानी है जो उसके मज़ाहिया किरदार में एक छोटा सा अलमिया शामिल करती है। अब सीरीज़ के दौरान शो हैंस के मासी को मुख्तलिफ फ्लैशबैक्स के ज़रिए दिखाता है जो उसकी पस मंज़र कहानी के लिए वक्फ हैं। अगरचे उसे एक मजाक के किरदार के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन शो कभी कभार हैंस की जद्दोजहद और ख़ानदानी मोहब्बत और कबूलियत की ख्वाहिश के जज्बाती बोझ को भी दिखाता है। हैंस डॉफलिनशमर्ट्स यूरोपीय मुल्क ट्रोसलस्टीन में पैदा हुआ। इसकी नाकामियों का लामुतनाही कहानी उसके जन्मदिन से ही शुरू होती है, जब उसके वालिदैन इस कदर लापरवाह थे कि वो उसकी पैदाइश पर भी नहीं आए। मैं सोचता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। वो एक अजीब लड़का था जिसे एक ख्याली बीमारी थी जिसका नाम मैं वाकई तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये बीमारी उसे बदबूदार बनाती थी और उस नाखुशगवार बू की वजह से बहुत से लोग बशमूल उसके वालिदैन उससे फासला रखना चाहते थे। उसे बचपन में मुसलसल गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा, चाहे वो बड़े काले जूतों से उसके चेहरे पर रेत फेंकी जाती या क्रोलेंडा नामी लड़की जिसे ज़ाहिरन उस पर क्रश था उसके सर पर पानी डालती थी। ताहम उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह और अहम वाक़यात उस दिन पेश आए जब उसके वालिद ने उसे हाई डाइव से छलांग लगाने को कहा। रिवायती तौर पर यह तकरीब किसी को ये सीखने देती है कि वो असली मर्द है या सिर्फ एक धोखा। हैंस इस रस्म को पूरा न कर सका क्योंकि सब उसका मजाक उड़ा रहे थे और उससे शर्ट्ज़िल का लेवल लगा, जिससे उसके वालिदैन की नज़र में उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई। इस वाक़े के बाद उसके वालिदैन उससे और ज़्यादा नफ़रत करने लगे और ज़्यादा दूरी इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि उसके वालिद ने उसे अपना बेटा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये शायद वही वजह थी जिसकी बिना पर उसके वालिद ने उसे जंगल में छोड़ दिया जहाँ उसे ओएस्लोट्स ने पाला। ये बात बाद में अहम होती है। अब इस मुश्किल मरहले के दौरान उसने किसी न किसी तरह अपना हौसला बरकरार रखा और अपनी सालगिरह की पार्टियां खुद तरतीब दी, जहां वो हर बार हैरान होने का ड्रामा करता है। हालांकि उसने खुद पार्टी का एहतमाम किया होता था, और कोई भी उसकी पार्टियों में कभी नहीं आया, हत्ता कि परफॉर्मर्स भी भरे हुए खिलौने होते थे। ताहम उसने साइंस में अपनी दिलचस्पी के साथ अपना हौसला बुलंद रखा और एक साइंस फेयर में हिस्सा लिया जहाँ उसने अपना पहला एनिटर बनाया। वाज़े तौर पर उसकी कोशिशों की कदर न हुई क्योंकि वो बेकिंग सोडा आतिशफशां से 2 बार हार गया। आखिरकार उसने साइंस फेयर्स में हिस्सा लेना छोड़ दिया। अब उसे आमदनी का ज़रिया ढूंढना था, इसलिए उसे डंकिंग बोथ में नौकरी मिल गई। लेकिन वो डंक होने वाला शख्स नहीं था, बल्कि वो गेंद था जो टारगेट पर फेंकी जाती है। उस दुखी नौकरी के बावजूद उसने एक गुब्बारा पाया जिस पर उसने एक चेहरा पेंट किया और उस पर अपनी बनाई हुई लंबी उम्र वाली स्प्रे छिड़की। यूं हैंस को उसका पहला बेहतरीन दोस्त मिला जिससे उसने बलोनी का नाम दिया। बाद में उसे उसके वालिदैन ने वापस ख़ानदान में कबूल कर लिया, लेकिन गलत वजूहात की बिना पर। ख़ानदान मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, यहाँ तक कि उन्हें अपना प्यारा लॉन गुनूम तर्क करना पड़ा। इसलिए उसके वालिद ने फैसला किया कि हैंस को उसकी जगह लॉन के सामने घंटों बगैर हरकत किए खड़ा होना पड़ेगा। गरीब लड़के को खाने की भी इजाज़त न थी। एक रात जब वो गुनूम के तौर पर ड्यूटी पर था, हवा ने उसके वाहिद दोस्त बलूनी को उड़ा दिया और वो उसे पकड़ न सका क्योंकि उसके वालिद ने उसे जगह पर जमा दिया था। और ये दोस्त तो आखिरी बार था जब उसने बलूनी को देखा, या शायद नहीं। इसके मसाइब यहीं ख़त्म नहीं हुए। उसके वालिद ने एक बार एक कुत्ते को घर लाया जो उसने गोस हैम खेल में जीता था। उसने उसे वो बेटा करार दिया जो उसे हमेशा से चाहिए था लेकिन कभी न मिला, और उसका नाम ओनली सन रखा। कुत्ता बाद में शो डॉग बना जिसमें उससे काफ़ी पैसा मिला, लेकिन नए गुनूम के बावजूद उसके वालिद ने हैंस को लॉन गुनूम का काम जारी रखने को दिया। कुत्ता जालिमाना था और इसके अलावा उसके वालिदैन ने उसके भाई रॉजर को जन्म दिया जिसे वो बहुत मोहब्बत और तवज्जो देते थे, जो हैंस हमेशा से मांगता था। रॉजर से पहले उसकी माँ एक बेटी की तवक्को कर रही थी जिसकी वजह से उसने लड़कियों के लिए ढेर सारी ड्रेसेस बनाई, लेकिन जब उसने बेटे को जन्म दिया तो हैंस को तमाम लड़कियों वाली ड्रेसेस स्कूल में पहनने पर मजबूर किया गया क्योंकि ख़ानदान के पास कपड़ों का मवाद ख़त्म हो गया था। इससे उसकी ज़िंदगी में और भी दुख शामिल हुआ क्योंकि उसे मर्दानगी
ना होने की वजह से मुसलसल मजाक का निशाना बनाया जाता था। जबकि हैंस को अपने वालिदैन से कुछ नहीं मिल रहा था, उसका भाई रॉजर वो तमाम मोहब्बत और तवज्जो हासिल कर रहा था जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसने किक बॉल में ज़बरदस्त सलाहियत दिखाई, जबकि हैंस इस शोबे में बहुत कोई काबिलियत नहीं दिखा सका। अपनी माँ का दिल जीतने के लिए उसने अपनी सालाना अलाउंस खर्च करके उसके लिए एक तोहफ़ा जीता जो उसकी माँ ने रॉजर को दे दिया। रॉजर ने उस तोहफे और अपनी माँ दोनों पर अपना नाम लिख दिया और उन्हें अपना करार दिया। हैंस ने मुख्तलिफ नौकरियां आजमाई, जिसे प्रेट्ज़ल बनाना, जादूगर बनना और हत्ता के हाथ के साए बनाना, लेकिन एक बार फिर उसे दूसरे लोगों ने पीछे छोड़ दिया, हत्ता कि उसकी गर्लफ्रेंड भी ह्यूज हैंड्स हॉर्न्स नामी लड़के के साथ चली गई। सबसे बढ़कर उसके वालिदैन ने उसे दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि ये उसके वालिदैन की एक चाल थी कि उसे अमेरिका भेज दें ताकि वो आखिरकार उससे छुटकारा पा सकें। लेकिन ये उसकी नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ था। ये हमें उसकी बालिग ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद हैंस ने हाई स्कूल मुकम्मल किया और सड़क पर ब्रिटोस्ट बेचकर रोज़ी कमाने लगा। ताहम हाई स्कूल में उसने अपने अंडरवियर और कैप में स्केटिंग करते हुए अपनी वीडियो बनाई जो बाद में वायरल हो गई, जिसकी वजह से उसे बाहर अपना चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया। अपनी जद्दोजहद के बाद हैंस ने आर्ट के ज़रिए अपनी असल शनाख्त तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका ख्वाब तर्क कर दिया गया जब उसका भाई रॉजर, जो इत्तफाकन अमेरिका भी आ गया था, उसने गलती से उसके शाहकार पर खाना गिरा दिया। उसने एक शायरी के मुकाबले में भी हिस्सा लिया जहां वो एक बार फिर बेकिंग सोडा आतिशफशां से हार गया। अपनी गर्लफ्रेंड को हारने के बाद उसने आखिरकार दोबारा डेटिंग की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत की, इस बार लिंडा फ्लिन के साथ, जो बाद में पॉप स्टार बन गई। अपनी डेट के दौरान उसने दुनिया पर कब्जा करने की ख्वाहिश का इजहार किया ईमानदारी से। क्या आप इस आदमी को मूरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? लिंडा ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने ख्वाबों का ताक़ुब करे और ट्राई स्टेट एरिया से आगाज़ करे, जिसकी वजह से उसने एक एवल स्कूल में शमूलियत इख्तियार की। हाई स्कूल मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ये कैसे मुमकिन हुआ कि उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनने दिया जो जराइम सिखाता हो? खैर, ये काम ना कर सका क्योंकि उसके एक उस्ताद डॉक्टर हॉर्लेक ने उसे फेल कर दिया, जिसकी वजह से उसे कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। उस दौरान उसकी मुलाकात एक अमीर और दौलतमंद खातून शार्लेन से हुई, जिससे उससे मोहब्बत हो गई और उसने शादी कर ली। कौन सोच सकता था कि ऐसा होगा। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम वेनिसा था, जिसे हैंस बहुत प्यार करता था, लेकिन 16 साल तक वो उसका दिल जीत न सका। उसकी बुनियादी वजह वो खौफनाक सालगिरह की पार्टियां थीं जो उसने कई सालों तक उसके लिए तरतीब दी, यहाँ तक कि आखिरकार उसने एक सही पार्टी की। उससे 9 साल तक वेनिसा के बचपन की पसंदीदा पार्टियां बंद हो चुकी मेरी मैकगिफिन गुड़िया तलाश की। चूँकि वेनिसा ज़्यादा बालिग हो चुकी थी, उसने देखा कि उसका बाप अब भी उसे जीतने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार उसके दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हुआ। ये भी इंकशाफ हुआ कि हैंस और शार्लेन जब वेनिसा 4 साल की थी तब अलग हो गए थे, बुनियादी तौर पर इसलिए कि उनकी ज़िंदगी के मंसूबे मुख्तलिफ थे और एक जराब के पतली की वजह से बिल्कुल जायज़ वजह है अलग होने की। ठीक है, खैर, इसके बावजूद वो अच्छे ताल्लुकात में रहे, अपनी बेटी की मुश्तरका तहवील रखी और वेनिसा को वो मोहब्बत देने के लिए ख़ानदानी मुलाकातें भी तरतीब दी जो उसे दरकार थीं। हमारा लड़का इतना बुरा नहीं कर रहा था। आखिरकार ये नज़रिया पेश किया गया कि हैंस ने अपनी शादी के सालों के दौरान अपनी शरारती मनसूबाबंदी को पसे पुश डाल दिया था, शायद इसलिए कि वो अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता था। यही वजह है कि शार्लेन को अपने साबिक शौहर के शरारती मनसूबों के बारे में कोई इल्म न था। तलाक के बाद हैंस को अल्मोनी आने से पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी, इसलिए उसने एक पेंट हाउस का इंतखाब किया जो अब मशहूर है डॉफिन्शमर्ड्स इविल इनकॉर्पोरेटेड के नाम से। उसे जगह निस्बतन सस्ती मिल गई क्योंकि वहाँ जहाज़ों के गुजरने की वजह से मुसलसल शोर रहता था, लेकिन इसके अलावा ये जगह बहुत बड़ी थी। जब उसे अल्मोनी मिलना शुरू हुई, उसने इंटरनेट से जाली डॉक्टरेट डिग्री खरीदी और अब वो डॉक्टर हैंस डॉफिन्शमर्ड्स बन गया। उसने पेंट हाउस को अपनी इविल इनकॉर्पोरेटेड में तब्दील किया और डॉम्सडे मशीनें बनाना शुरू की। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ कोल एक्रोनियम OWCA ने उसे एक जासूस तैनात किया जिसका काम उसकी शरारती इजादात को रोकना था। ये जासूस कोई और नहीं बल्कि पेरी दी प्लेट्स था, लेकिन हकीकत के OWC के ख़तरे समझा जाता था। इसका मतलब है कि वो आखिरकार एक विलन के तौर पर कामयाब हो गया। अब बाद में इंकशाफ हुआ कि पेरी एक आम प्लेट्स था जिसे एजेंट P के नाम से OWCA ने भर्ती किया था
उसे उसकी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से चुना गया था और उसे एक हुनरमंद एजेंट के तौर पर तरबियत दी गई थी। लेकिन ये सब कुछ नहीं, उसे फेनिस और फ्रब ने शो के वाक़यात से 5 साल पहले पालतू जानवर के तौर पर तरबियत दी थी और उसका लड़कों और डॉक्टर हैंस के साथ काफ़ी स्क्रीन टाइम है। उनकी बार बार की झड़पों और मुखालिफाना ताल्लुकात के बावजूद पैरी दी प्लेब्स या एजेंट पी और डॉक्टर हैंस कभी कभार समझदारी और हत्ता के ताउन के लम्हात दिखाते हैं। अपनी तमाम तर मुश्किलात के बाद जिन्होंने उसे एक शरारती विलन बनाया, हैंस अब अपने दिन उन सब के खिलाफ बदला लेने की मंसूबाबंदी में गुजारता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया, बशमूल उसका भाई रॉजर जो अब डैनवेल का मेयर बन चुका है। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद वो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने या बदला लेने में कामयाब नहीं होता, लेकिन उसकी बुनियादी वजह पैरी दी प्लेब्स है। अब डॉक्टर हैंस की अलमनाक कहानी और बेमोहब्बत ख़ानदान से हटकर हम शो के एक मुस्तहकम और मोहब्बत भरे ख़ानदान पर तवज्जो देते हैं। याद है लिंडा, वो फेनिस की माँ है और लॉरेंस नामी शख्स से शादीशुदा है जिसका एक बेटा फ्रब है। लिंडा और लॉरेंस दोनों के अपने नाकाम साबका शादियों से बच्चे थे और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया जिससे फेनिस और फ्रब सौतेले भाई बन गए। ये वाज़ेह किया गया कि लिंडा ने 1990 की दिहाई में लॉरेंस से डेटिंग के बाद उससे शादी की। वो एक ख्याली बैंड लो हैंडल के कॉन्सर्ट में मोहब्बत में पड़े जब उन्हें किस स्कीम पर दिखाया गया। ये वाकई शो के सबसे खूबसूरत और प्यारे लम्हात में से एक था। अगरचे शो खुद इस बात पर रोशनी नहीं डालता कि लिंडा और लॉरेंस के साबका शरीक हयात कौन थे, उसके बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं। सबसे आम नज़रिया ये है कि फेनिस डॉक्टर हैंस का बेटा है क्योंकि लिंडा ने हैंस के साथ माजी में डेट किया था। फेनिस अपनी तकनीकी महारत को अपने ख़यालात के साथ जोड़ता है। वो अपने खुश्क मिजाज और तेज़ तर एक जुमले के जवाबात के लिए भी जाना जाता है जो पूरे शो में देखे जा सकते हैं। जहाँ तक कैंडिस का ताल्लुक है, उसे एक आम नॉर्मल लड़की के तौर पर दिखाया गया है जो अक्सर अपने भाइयों की गैर मामूली सरगर्मियों को अपने वालिदैन के सामने बेनकाब करने की कोशिश करती है। कैंडिस अक्सर इस बात पर मायूस होती है क्योंकि वो उनके शरारती कामों को साबित नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी बनाई हुई चीज़ें वालिदैन के देखने से पहले ही गायब हो जाती हैं या नज़रों से ओझल हो जाती हैं। फिर भी कैंडिस अपने भाइयों की बहुत परवाह करती है और उसके बहन भाइयों वाले प्यार और तहफ़्फ़ुज़ के लम्हात भी दिखाए गए हैं। अब मैंने पहले जिक्र किया था कि कैंडिस अपने भाइयों को बेनकाब करने की मुसलसल जद्दोजहद में रहती है, लेकिन वो हमेशा अपनी पागलपन की इजाज़त के साथ बच निकलते हैं। ये लम्हात कभी कभी इतने अजीबो गरीब होते हैं कि कोई सोचता है कि शायद लिंडा को अपने बेटों की इजाज़त के बारे में पहले से मालूम है और वो जानबूझकर उन पर आंखें बंद कर रही है। अब गर्मियों की 104 दिन की छुट्टियों के दौरान फेनिस और फ्रब सैकड़ों इजादात पर काम करते हैं और कुछ मौके पर पूरा शहर या हत्ता के पूरा इलाका उसमें शामिल है। दरहकीकत लड़कों का इंटरव्यू लिया गया और वो खबरों पर भी आए। हर कोई उनकी इजादात के बारे में जानता है, लेकिन सिर्फ लिंडा ही इससे लाइल नजर आती है। अब इस बहस का हतमी सबूत एपिसोड एजेंट 2 में है, जहाँ हैंस के एक एनेटर के शुआ फेनिस और फ्रब पर लगती है जिससे वो बच्चों में तब्दील हो जाते हैं। कैंडिस उन दोनों की तस्वीर लेती है और अपनी मां को भेजती है जो उसे सिर्फ पुरानी तस्वीर के लिए शुक्रिया अदा करती है। अब लिंडा को पहले से मालूम था कि तस्वीर नामुमकिन है क्योंकि लड़के उस वक्त चलने फिरने वाले बच्चे थे जब वो पहली बार मिले थे, लेकिन वो उसे मामूल के तौर पर पेश करती है। उसके अलावा जब कैंडिस दोनों को घर के अंदर लाती है, लिंडा कहती है कि ये उसके बेटे नहीं हो सकते बल्कि सिर्फ 2 बच्चे हैं जो उनकी तरह दिखते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास काफ़ी सबूत है कि लिंडा को फेनिस और फ्रब की इजाज़त का इल्म है और वो सिर्फ मासूम बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन क्यों? उसके कई वजूहात हो सकते हैं। सबसे बुनियादी नज़रिया ये कि सब शो के मज़ाहिया पहलू के लिए जानबूझकर किया गया है ताकि फैंटास्टिक और रोज़मर्रा के पहलुओं के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। ओके, तो बात करते हैं लिंडा को मुकम्मल इल्म है। कुछ फैंस का ख्याल है कि लिंडा को फेनिस और फ्रब की इजाज़त का मुकम्मल इल्म है। लिंडा की दबी हुई यादें। ये नज़रिया कहता है कि लिंडा शायद माजी में फेनिस और फ्रब की इजाज़त से वाकिफ़ हुई, लेकिन उसने उन यादों को किसी तरह भुला दिया या दबा दिया। अब अगर बात करें डॉफिशमर्ड्स के फरामोश करदा एनिएटर के असर की, तो ये नज़रिया कहता है कि लिंडा शायद डॉक्टर डॉफिशमर्ड्स के किसी एनिएटर से नादानिस्ता तौर पर मुतासिर हुई हो, जिसकी वजह से वो फेनिस और फ्रब की इजाज़त को देखने के फ़ौरन बाद भूल जाती है। अब आपके ख्याल में कौन सा नज़रिया सबसे ज़्यादा मायने खेज़ है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बहरहाल, कैंडिस की अपने भाइयों को बेनकाब करने की मुहिम आखिरकार उस वक्त कामयाब होती है जब वो अपनी 30 की दिहाई में होते हैं। वो टाइम मशीन इस्तेमाल करके
वो टाइम मशीन इस्तेमाल करके पहले छुट्टी के दिन वापस जाती है और लिंडा से उनकी साजिश करवाती है। लेकिन जब वो अपनी टाइमलाइन में वापस आती है और उसे एहसास होता है कि उसी छोटी सी तब्दीली ने दुनिया को इविल हैंस डॉफिनश्मिट्स के हाथों में दे दिया है। अब इसी एपिसोड में हम डॉक्टर हैंस की तरफ भी बढ़ते हैं जो बुढ़ापे की हालत में देखते हैं। दोनों तब्दील शुदा और दुरुस्त टाइमलाइन में हैं। उसे अपनी एविल इनकॉर्पोरेशन के अंदर पैरी दी प्लेटी पिस के साथ शतरंज खेलते देखा जा सकता है। बाद में वेनिसा बताती है कि उसमें इंटर्नशिप मिली, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि वो उस शख्स की बेटी है जो तंजीम की दुश्मन है। वो फिर डॉक्टर हैंस को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए कायल करती है क्योंकि वो सच्चे दिल से मानती है कि वो खालिस हैं। इससे हैंस अपनी बुरी आदत छोड़ देता है और अच्छा आदमी बन जाता है। एक अदालती समाअत के दौरान हैंस को नेवल हाई में पढ़ाने की सज़ा दी जाती है, जहां वो अपनी बेटी का साइंस टीचर बन जाता है। अब तकरीबन हर एपिसोड में फेनिस और फ्रब बड़े पैमाने पर मंसूबों या इजाज़त बनाते हैं। अक्सर अपने घर के बैक साइड पर ये मंसूबे रोलर कोस्टर्स, टाइम मशीनों और बड़े रोबोट से लेकर बीच रिजॉर्ट्स बनाने तक जहां के दरमियान सफ़र करते हैं और हत्ता कि एक पूरा शहर बनाने तक होते हैं। हर मंसूबा तफरीह, मुहिमजोई और तख्लीक की सलाहियत का मौका होता है। तहाँ मेरी सबसे पसंदीदा कहानी फेनिस और इज़ाबेला का इख्तिताम होगी। इज़ाबेला पूरी गर्मी में फेनिस को रोमानवी तौर पर अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है, यहाँ तक कि वो आखिरकार इस ख्याल से दस्तबरदार हो जाती है। लेकिन उसी वक्त फेनिस उसके लिए जज्बात पैदा करता है, लेकिन कभी एतराफ़ नहीं करता। उसे लगता है कि वो फ्रेंड जोन में है, लेकिन एक दिन उसे इज़ाबेला के बारे में सच पता चलता है और वो अपने जज्बात का एतराफ़ करने का फ़ैसला करता है। अब एपिसोड्स आम तौर पर एक ही फॉर्मेट पर चलते हैं। फेनिस और फ्रब के तख्लीकी मंसूबे, कैंडिस की उन्हें बेनकाब करने की कोशिशें, पैरी की खुफिया एजेंट मिशंस और डॉफिनश्मिट्स की मज़ाहिया शरारत। हर एपिसोड आमतौर पर एक खुद मुख्तार मुहिम जोई या मंसूबे पर मुश्तमिल होता है। अब फेनिस एंड फ्रब का अगर आखिरी एपिसोड की बात की जाए, जिसका नाम है कि आखिरी दिन गर्मियों का, तो इसमें 1 घंटे का खुसूसी एपिसोड है जो पूरी सीरीज़ को ख़त्म करता है। इस एपिसोड में फेनिस और फ्रब स्कूल शुरू होने से पहले गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी दिन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि शो का नाम फेनिस एंड फ्रब के नाम पर है, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो शो के मरकज़ी किरदार हैं। ये फाइनल वाकई दिखाता है कि वो बड़े मंजरनामे में सिर्फ साइड किरदार थे। मेरे लिए असल मरकज़ी किरदार हमेशा डॉक्टर हैंस और कैंडिस थे, जिन्होंने 104 दिन तक मुसलसल नाकामियों का सामना किया, हालांकि वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे। अब इस आखिरी एपिसोड में कैंडिस और हैंस इत्तफाकन बराह रास्त वाक़यात में शामिल होते हैं। कैंडिस वेनिसा से उसकी DVDs वापस करने जाती है जब उससे डॉक्टर हैंस मिलता है, जो एक नए एनिमेटर पर काम कर रहा है। वो उसे अपना दिन दोबारा शुरू करने देता है और उसे अपने मंसूबों के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर उस नई ईजाद के साथ वो दिन के दौरान तमाम गलतियों को ख़त्म कर सकता है और ट्राई कर सकता है। तो दोस्तों, क्या आप इन किरदारों में मुमासलत देखते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक पागलपन एक ही चीज़ को बार बार करना है, जबकि मुख्तलिफ नताइज की तवक्को करना। कैंडिस और हैंस एक ही खेल के 2 खिलाड़ी हैं। उनकी कुछ हासिल करने की ख्वाहिश इतनी शदीद है कि वो मुसलसल एक ही चीज़ करते हैं और हमेशा तवक्को करते हैं कि काम कर जाएगी बगैर कुछ तब्दील किए। लेकिन ये भी है कि वो सीखते हैं और जैसे जैसे दिन दोबारा शुरू होता है, दिन छोटे होते जाते हैं और चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। और यही वो काम है जो वो आखिरी एपिसोड में करते हैं। अपने रेस्क्यू मिशन पर उसे एहसास होता है कि दिन छोटे होते जा रहे हैं और गैंग हर बार एनिमेटर तक वक्त पर नहीं पहुंच पा रही, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो कभी अपने भाइयों को वक्त पर पकड़वा न सकी। तो ये शो यहाँ एक क्लिफ हैंगर छोड़ सकता था कि दुनिया का असल निजात दहंदा कौन था, लेकिन नहीं। पैरी को जल्दी पता चलता है कि हैंस का इस्तेमाल करदा एनिमेटर कभी प्लग ही नहीं था, यानी ये कैंडिस थी जिसने दुनिया को बचाया, लेकिन वो उसे खुद तक रखता है क्योंकि वो देखता है कि डॉक्टर आखिरकार खुश है। तो दोस्तों, ये थी पूरी फेनिस एंड फ्रब की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।